ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेनेसांस कवर कर लिया था और मैंने कहा था कि अब इसके आगे हम लोग वर्ल्ड में हुए क्रांति यानी वर्ल्ड में हुए रिवोल्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है इंग्लैंड की क्रांति से। कहाँ से? इंग्लैंड की। ये है हमारा क्या है? इंग्लैंड, है ना। अब इंग्लैंड की क्रांति को स्टार्ट करो उससे पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन के टर्म्स में हम लोग देख लेते हैं कि जैसे रेनेसांस की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इटली के शहर फ्लोरेंस से। और 14वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ ये रेनेसांस इटली से होकर के पूरे यूरोप में फैल गया था। रेनेसांस के बाद लोगों ने किससे दूरी बना ली थी? रिलीजन से, है ना। लोगों ने रिलीजन से दूरी बना ली थी और नई नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर, इन सब पर लोगों का धीरे धीरे क्या होने लगा था? खोज करने का जो ये क्या कहते हैं मन लोगों ने, हाँ, एक तरीके का उन लोगों ने अपना मन बना लिया कि भाई हमें नई नई चीजें खोजनी है, नई नई चीजें लगानी है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, नई जगहों की खोज कैसे होगी, लोग यहाँ से निकलने लगे थे यूरोप से। और जा करके इन लोगों ने क्या शुरू कर दिया था? कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया था। कॉलोनाइजेशन की एक जो बड़ी वजह रही थी वो क्या कि लोगों को, ये जो यूरोप वाले थे, इन लोगों को यहाँ से रॉ मटेरियल मिल जाता था और इन्हें एक खुला मार्केट मिल जाता था कि वो अपना सारा का सारा सामान अपने यहाँ बना करके उसे ला करके दूसरे देशों में बेच सकते थे। जैसे मान लेते हैं कि भारत से अगर वो गन्ना ले जाते थे, ठीक है, गन्ना, शुगर केन अगर वो मान लो कि 3 रुपए पर केजी ले जाते थे, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल उठाया, इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में चीनी मिल है, वहां पर चीनी बनाई और यहाँ पर ला करके 10 रुपए केजी क्या बेचने लगे? चीनी बेचने लगे। यानी धीरे धीरे करते करते जो इंग्लैंड वाले थे उन लोग के पास वेल्थ जनरेट होती गई और जो दूसरे देश जिसको इन लोगों ने कब्जा रखा था, कॉलोनी बना रखी थी, वहां से रिसोर्सेस खत्म होते गए और वो देश गरीबी में डूबते चले जाते हैं। समझा क्या? अब क्योंकि इंग्लैंड में सिर्फ ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसकी पहली शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। तो इसको देखा देखी जर्मनी, फ्रांस और जो कि स्पेन, पुर्तगाल, सब लोगों ने अपने यहाँ इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हर देश को एक अपनी कॉलोनी बनानी होती थी। और जब कॉलोनी बनाएंगे तो ये यूरोप वाले ही आपस में लड़ जाते थे कहीं न कहीं, ठीक है। जैसे कि भारत में हमने कई बार देखा है इंग्लैंड वालों के साथ डचों का लड़ाई हुआ, पुर्तगालियों की थोड़ी झड़प हो गई, फ्रांसीसियों की थोड़ी बहुत झड़प हो गई थी, है कि नहीं। तो ये लोग आपस में लड़ जाते थे, जिसकी वजह से जब टाइम बीतता गया और 19वीं सदी का समय, 19वीं सदी का टाइम पीरियड आया तो 1914 आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। समझा? तो कहेगा कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, ठीक है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ। सबसे अधिक कॉलोनाइजेशन किसने किया? इंग्लैंड ने, ठीक है। इंग्लैंड वालों ने ही पूरी दुनिया पर सबसे अधिक राज किया है। इंग्लैंड वाले अमेरिका को कब्जा है उसमें, जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका आ गया। इंग्लैंड वाले अफ्रीका को कब्जा है, इंग्लैंड वालों ने ऑस्ट्रेलिया को कब्जा है, इंग्लैंड वालों ने जो है भारत को कब्जा है, इंग्लैंड वालों ने यहाँ पूरा ये जो साउथ ईस्ट एशिया है इसको कब्जाया। तो हर जगह इंग्लैंड वाले फैल चुके थे, यानी उनकी कॉलोनी बन चुकी, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में समझे। अब हम समझते हैं कि भारत में इंग्लैंड में रिवोल्यूशन कैसे हुआ। और इंग्लैंड की रिवोल्यूशन को ना ग्लोरियस रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कैसे ग्लोरियस रिवोल्यूशन? कैसे? जैसे हमारे भारत में भी एक रिवोल्यूशन हुआ था 1857 की क्रांति, है ना। और 1857 की क्रांति में बहुत सारा खून खराब हुआ था, अंग्रेज मारे गए थे, हमारे भारतीय मारे गए थे, ठीक है। इसलिए जब भी रिवोल्यूशन वर्ड आता है तो वो एक
अच्छे नजरिए से नहीं देखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड का जो रिवॉल्यूशन है उसे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहते हैं। कहा जाता है कि इंग्लैंड में बिना खून खराबे के ही कई सारी सत्ता को पलट दिया गया था। समझा? अब यहां से शुरू करते हैं 11th सेंचुरी से। ठीक है, कहां से? 11th सेंचुरी। मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ पहले। इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। देखो 11वीं सदी में 11th AD, ठीक है, 11वीं सदी में यहाँ का जो राजा था उसका नाम था किंग हेनरी। राजा का नाम क्या था? हेनरी। ठीक है, किंग हेनरी। यहाँ का राजा था किंग हेनरी। किंग हेनरी ने अपने सलाह के लिए, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए कुछ मंत्रिमंडल होते हैं कि नहीं होते हैं, वैसे ही उसने, हेनरी ने अपने सलाह के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण किया, यानी एक मंत्रियों का समूह बनाया, जिसे कहा गया क्यूरिया रेजिस। क्या कहा गया? क्यूरिया रेजिस। ठीक है, क्यूरिया रेजिस। तो कहेगा कि क्यूरिया रेजिस का निर्माण किसने किया? हेनरी। किंग हेनरी ने क्रिएटेड क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस क्या थी? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसे रॉयल काउंसिल भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आया क्या? 11th सेंचुरी में किंग हेनरी ने किस ग्रुप का निर्माण किया? क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस। ठीक है, क्यूरिया रेजिस। अब देखो, राजा का मानना था कि ये जो भी काम करेगा ये क्यूरिया रेजिस से पूछ करके करेगा, लेकिन कभी कभी हो जाता था कि राजा क्यूरिया रेजिस से बिना पूछे ही ऐसे काम कर दिया करता था जिसकी वजह से इंग्लैंड के लोगों का बहुत बुरा होने लगता था। जैसे कि मान लो कि राजा को किससे लड़ाई करनी है किससे नहीं करनी है, अगर वो क्यूरिया रेजिस से नहीं पूछता और जाकर के किसी ताकतवर राजा से लड़ाई करने लगता, वो उसके उस डिसीजन की वजह से क्या हो जाता कि इंग्लैंड के जो सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनकी जान जाती थी। वहां जो भी रुपया होता, मतलब कि पैसा उनका होता था, धन होती थी, उसका लॉस होता था। समझ में आ रहा है क्या? जिसकी वजह से एक क्यूरिया रेजिस जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर था, इन लोगों ने सोचा कि राजा हमारी बात नहीं मानता है, इसके लिए हमें ना कुछ करना चाहिए। तो इन लोगों ने 12वीं सदी आते आते 12वीं सदी में, जैसे कि 12th सेंचुरी आते आते हैं, 12 एडी आते आते इन लोगों ने राजा से एक साइन करवाया, पेपर पर एक साइन करवाया, और उसमें लिखा हुआ था कि राजा कोई भी काम करेंगे तो किसकी सलाह से करेंगे? क्यूरिया रेजिस की सलाह से करेंगे। राजा हैव टू फॉलो द एडवाइस ऑफ क्यूरिया रेजिस, और इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा। 12th एडी में क्यूरिया रेजिस को क्या मिल गया? क्यूरिया रेजिस, मैग्ना कार्टा। क्यूरिया रेजिस गॉट मैग्ना कार्टा। इसमें क्या लिखा हुआ था? किंग हैज टू फॉलो काउंसिल एडवाइस। ठीक है, काउंसिल की एडवाइस को मानना पड़ेगा। समझा क्या? काउंसिल की एडवाइस को मानना पड़ेगा। राजा कोई भी काम अपने मन से नहीं कर सकता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किंग हेनरी 11th एडी में किंग हेनरी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, जिसे क्या कहा जाता है?
क्यूरिया रेजिस ने 12th एडी में राजा से क्या प्राप्त कर लिया? मैग्ना कार्टा। उस मैग्ना कार्टा में क्या लिखा हुआ था? ठीक है, किंग हैज टू फॉलो द काउंसिल एडवाइस, और किंग इज अबाइड टू फॉलो द काउंसिल एडवाइस। ठीक है, अबाइड मतलब बाध्य होता है कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो, ये जो ये था हेनरी जो है ट्यूडर्स एक डायनेस्टी है, ट्यूडर। ठीक है, ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, मैं यहाँ लिखा हूँ, ये हेनरी किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? ट्यूडर डायनेस्टी से। ट्यूडर डायनेस्टी जो था ये 12 से लेकर के 15वीं सदी तक चला था। ठीक है, 15वीं सदी तक। कब से लेकर के? 12 एडी से 15 एडी तक चला, 15 एडी तक चला था। इसके जो राजा थे ना वो बड़े ही ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेट मतलब निरंकुश थे। ये ना कोई भी डिसीजन, किसी को भी मृत्यु दंड की सजा सुना देना, किसी को हाथी से कुचलवा देना, कुछ भी सजा सुना देते थे। ठीक है, तो कहेगा कि वो किस वंश के या किस डायनेस्टी के जो राजा हुए वो बहुत ही क्रूअल हुए। ट्यूडर डायनेस्टी। ठीक है, हाउस ऑफ ट्यूडर डायनेस्टी, क्रूअल किंग्स। ठीक है, क्रूअल किंग्स। ये लोग निरंकुश थे, इन पर मतलब किसी का भी अंकुश नहीं लगता था, जिसे कहते थे ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट को क्या कहते हैं? निरंकुश। ठीक है, ये निरंकुश राजा थे, ये किसी को भी कोई भी सजा सुना देते थे। ठीक है, ट्यूडर्स डायनेस्टी कब से कब तक चली? 12 एडी से 15 एडी। ठीक है, 12 एडी से 15 एडी। इसके बाद जो दूसरा डायनेस्टी आता है उसको कहा जाता था स्टुअर्ट्स डायनेस्टी। ठीक है, स्टुअर्ट डायनेस्टी। ठीक है, स्टुअर्ट डायनेस्टी। इसमें भी जो राजा हुए ये भी कैसे थे? निरंकुश थे, ऑटोक्रेट थे। ठीक है, ट्यूडर्स और ये है स्टुअर्ट। अब देखो 12वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी तक चला था ट्यूडर्स पे जो राजा थे वो निरंकुश होने की वजह से वो जनता के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे, जनता पर अत्याचार करते थे। लेकिन याद रखो 14वीं सेंचुरी में क्या हो चुका है? रेनेसांस, है ना? 14वीं सेंचुरी में रेनेसांस हो चुका है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 14वीं सेंचुरी में रेनेसांस ये चीज याद रखना तो आगे काम देगा। ठीक है, 14वीं सेंचुरी में रेनेसांस हो गया था। लोग अब सोचने लगे थे कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये जो ट्यूडर्स वंश थे ये इतने निरंकुश हो जाते थे क्योंकि इस वक्त जो पादरी होते थे ना, पादरियों का भी अपना एक अलग हाउस होता था। जैसे हमारे यहाँ होता ना लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वैसे ही पोप का क्या होता था? हाउस होता था, जिसमें सारे पादरी बैठते थे और उन लोग का जो डिसीजन था, उन लोग का जो प्रेजेंस था वो ज्यादा था उस वक्त में। कब? 14 सेंचुरी से पहले। लेकिन जैसे ही 14 सेंचुरी में क्या होता है? रेनेसांस होता है। पूरे यूरोप में लोग जागरूक हो जाते हैं, उन्हें समझ में आने लगता है कि पादरी का काम सिर्फ चर्च तक ही सीमित है, उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। लोग धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? रिवोल्यूशन की तैयारी करने लगते हैं, रिलीजियस को बाइकआउट करने लगते हैं। और उनके अंदर एक बोलते हैं ना कि एक विद्रोह की भावना समझ लो एक तरीके से जागने लगती है। जैसे कि हम अगर 1857 की क्रांति को देखें तो क्या वो 1857 की क्रांति एक ही दिन में हुई थी? उसका जो बेस था वो बहुत सालों से जो अंग्रेज थे वो कितना सप्रेस कर रहे थे, वो धीरे धीरे बनते जा रहा था। वैसे ही ट्यूडर्स वंश के बाद जब इनके अत्याचारों से लोग थोड़ा त्रस्त हो चुके थे, तो जैसे ही स्टुअर्ट्स डायनेस्टी आती है,
यहाँ पर देखो जो राजा आएंगे ये लोग क्या करेंगे, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को भोगेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था ना कि डलहौजी जो था सारा कांड किया था डलहौजी, लेकिन पिटा कौन गया था उसमें 1857 की क्रांति में। रोज रोज तो रानी 1857 में लड़ा था अपना। ये रानी का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? कैनिन ने। पिटा गया था कैनिन में। ठीक है, तो इसी तरीके से सारा का सारा कांड किए थे ट्यूडर्स वंश ने, तो उसी को देखते हुए फॉलो करते हुए आ रहे थे स्टुअर्ट्स वंश। ये लोग भी कैसे थे? ये लोग भी निरंकुश थे, ऑटोक्रेट थे। इनमें एक राजा, इनका जो राजा आता है उसका नाम रहता है जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स पहले ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट थे। और इनका जो किंग आता है उसका नाम होता है जेम्स प्रथम। ठीक है, जेम्स प्रथम, जेम्स प्रथम। और इसी के समय में क्या स्टार्ट हो जाता है? इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। लेकिन ये इतना खतरनाक था कि इसने इंग्लैंड के रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन को क्या कर दिया इसने? सप्रेस कर दिया। इंग्लैंड रिवॉल्यूशन स्टार्टेड बट king suppressed it। ठीक है, राजा ने उसे क्या कर दिया? दबा दिया। ठीक है, राजा ने इसे दबा दिया। जेम्स प्रथम के बाद इसका बेटा आता है चार्ल्स प्रथम। जेम्स प्रथम के बाद इसका बेटा कौन आएगा? चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट। अब चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में लोगों का विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया। लोगों में रिवॉल्यूशन की भावना बहुत तेजी से फैली और एक लार्ज प्रोटेस्ट शुरू हो गया। चार्ल्स प्रथम के टाइम में क्या शुरू हो गया? लार्ज प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो राजा थे ये लोग इतना अत्याचार कैसे कर पाते थे, तो उसकी पहली वजह ये थी कि इनके सपोर्ट में कौन थे? पादरी। ठीक है, तो चार्ल्स के जो सपोर्ट में थे, सपोर्ट में थे, एक तो थे पोप, पादरी को क्या कहते हैं? पोप। और दूसरे वहां के जो रिच पीपल थे। ठीक है, रिच पीपल, हाँ वही कहानी वही है हर जगह की, रिच पीपल। और इन रिच पीपल को वहां कहा जाता था कुलीन। ठीक है, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग। ये वर्ड बहुत बार सुनने को मिलेगा कि कुलीन वर्ड, कुलीन वर्ग के लोग हैं। तो कुलीन का मतलब अगर हम भारत में देखें तो कुलीन का मतलब एकदम नीचे गिरा हुआ इंसान, समझ में आ रहा है? ऐसा कहते हैं। लेकिन इंग्लैंड में कुलीन का मतलब क्या होता था? रिच पीपल। समझा? रिच पीपल को क्या कहा जाता था? कुलीन। ठीक है, कुलीन, कुलीन। तो चार्ल्स प्रथम के सपोर्ट में कौन कौन थे? पोप, पादरी जो थे, और दूसरा कि जितने भी रिच पीपल थे। लेकिन इन लोग, चार्ल्स का प्रोटेस्ट कौन करने लगा? आम आदमी। और उन आम आदमी पब्लिक को कहा जाने लगा राउंड हेडेड। ठीक है, राउंड हेडेड। ठीक है, देखो लास्ट प्रोटेस्ट चालू हुआ, स्टार्टेड, किसने स्टार्ट किया? लोगों ने, पब्लिक। और इन्हें कहा गया राउंड हेडेड, राउंड हेडेड। ठीक है, राउंड हेडेड, राउंड हेडेड। यानी कि लोग कहते हैं ना कि अगर कोई, जैसे कि अभी हमारे यहाँ क्या हुआ था, एक रिवॉल्यूशन इसको लेकर के, ये रेलवे वाला एक हुआ था जिसमें लोगों ने ट्रेनें जला दी थी। दूसरा ये जो आर्मी की भर्ती का निकला हुआ था, अग्निवीर वाला, है ना? हाँ, इसमें भी लोगों ने किया था। तो लोग कहते हैं ना कि लोगों को माथा सनक गया है क्या, पागल हो गए हो क्या, यानी दिमाग घूम गया है क्या? तो राउंड हेडेड।
तो जो पब्लिक थी वो राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उन्हें क्या कहा जाने लगा, राउंड हेडेड। और जो पोप होते थे, पादरी होते थे, ये लोग ना घोड़े पर हमेशा सवार रहते थे। इन लोग को जैसे लगता था कि जमीन पर उतरेंगे तो उनका पैर कट जाएगा, ठीक है, इसलिए हमेशा घोड़े पर सवार रहते थे। तो इसके ग्रुप को कहा गया कवेलियर। क्या कहा गया, कवेलियर, ठीक है, कवेलियर। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड की क्रांति में कितने ग्रुप बन जाते हैं, दो। इंग्लैंड रिवोल्यूशन में दो ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप जो आम आदमी का होता था उसे क्या कहा गया, राउंड हेडेड, और जो रिच पीपल और पोप का सपोर्ट करते थे, ठीक है, ठीक है। वैसे ही जैसे हम भारत में देखते हैं नरम दल और गरम दल, ठीक है, नरम दल और गरम दल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर राउंड हेडेड लोगों ने, क्योंकि लोग अत्याचार सहते हुए आ रहे थे, एक बार का इनको मारा गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रथम ने सप्रेस कर दिया था, लेकिन जो चार्ल्स प्रथम था ये सप्रेस नहीं कर पाया। लोगों ने क्या कर दिया, चार्ल्स प्रथम को पकड़ करके फांसी दे दिया। और ये जो राउंड हेडेड जो ग्रुप था इसको सपोर्ट कर रहा था एक होता ना कि हर रिवोल्यूशन को लीड करने वाला एक लीडर होता है ना। तो ऐसे ही राउंड हेडेड को जो सपोर्ट करा था, जो इनका लीडर था, उसका नाम था क्रैमवेल। क्रैमवेल लीडर क्या था, क्रैमवेल, ठीक है, क्रैमवेल, ठीक है, क्रैमवेल, क्रॉमवेल। तो राउंड हेडेड को कौन लीड कर रहा था, क्रॉमवेल। अब देखो ये जो क्रॉमवेल था, दिखाई दे रहा है, क्रॉमवेल ये ना एक अलग रिलीजन को मानता था, ठीक है। अच्छा पहले देखो, जैसे ये रिवोल्यूशन हुआ, लोगों ने क्या कर दिया, क्रॉमवेल के सपोर्ट में लोग थे, इन लोगों ने पकड़ करके राजा को फांसी दे दिया। इसको चार्ल्स प्रथम को, इसको फांसी दे दिया और कहा कि भाई, क्रॉमवेल ने कहा कि मुझे राजा बनाइए, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। क्या कहा इसने, अच्छे दिन आएंगे। और जैसे ये राजा बना, ये एक रिलीजन को फॉलो करता था जिसे कहा जाता था प्यूरिटन रिलीजन। प्यूरिटन रिलीजन, एक किस रिलीजन को फॉलो करता था, फॉलोवर ऑफ प्यूरिटन रिलीजन, ठीक है, प्यूरिटन रिलीजन इसको फॉलो करता था। ये राजा बनते ही इसने सभी लोगों पर क्या थोप दिया, प्यूरिटन रिलीजन। कहा कि सब लोग क्या करेंगे, प्यूरिटन रिलीजन को फॉलो करेंगे। लोगों ने कहा पागल आदमी, अभी हम लोगों के यहाँ क्या हो गया है, रेनेसांस हो गया है। 14वीं सदी से 15वीं सदी तक लेकर के हम लोग ये समझ गए हैं कि किसी भी धर्म वरम को ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, अपने काम पर ज्यादा फोकस करना है। और तू आकर के क्या करने लग रहा है, हम पर तू रिलीजन थोप रहा है, धर्म थोप रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से लोग क्या हो गए, इससे जो है नाखुश हो गए। अब नाखुश हुए तब ये राजा बन चुका है, अब करें ही क्या। राजा बनने के बाद ये भी कैसा हो गया, निरंकुश हो गया, ऑटोक्रेट हो गया, लोगों की बातों को सुनता ही नहीं था, बस अपने में ही मस्त रहता था। लोग पस्त हो गए, लोगों ने कहा कि यार इससे अच्छा तो कौन था, चार्ल्स प्रथम ही था। तो कुछ लोग कहे कि चार्ल्स प्रथम को फिर से जो कि राजा बना देते हैं। बोले कहाँ बनाएंगे उसको, उसको फांसी दे दिए। बोले तो जिंदा नहीं होगा। बोले फांसी दे दिए कैसे जिंदा होगा। अब तो क्या किया जाए, तब चार्ल्स प्रथम का जो बेटा था चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, लोगों ने कहा कि एक काम करो, चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाओ, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाओ। तो इसमें पहले क्या, मैं यहाँ लिख देता हूँ, applied this religion on their citizen,
देयर सिटीजन फोर्सफुली, जिसकी वजह से पब्लिक ने क्या कर दिया, इसे रिमूव कर दिया। पब्लिक रिमूव हिम एंड चार्ल्स द्वितीय बिकम किंग। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय को राजा बना दिया गया। अब बताओ, ये जो चार्ल्स द्वितीय था वो किसका बेटा है? चार्ल्स प्रथम का। चार्ल्स द्वितीय। अब चार्ल्स द्वितीय ने अपने बाप को फांसी चढ़ते हुए देखा था, तो उसने कहा कि अगर मैं भी कुछ अच्छे से नहीं करूंगा, लोगों की बात नहीं सुनूंगा, लीडर है जिसकी बात नहीं मानूंगा, तो ये लोग भी क्या कर देंगे, मुझे फांसी चढ़ा देंगे। इसलिए चार्ल्स द्वितीय ने जो गवर्नेंस किया उसे कहा जाता है, उसने गुड गवर्नेंस किया। गुड गवर्नेंस यानी वो अच्छे से शासन किया, लोगों की बातों को माना, ठीक है, और उनके बारे में सोचता रहा। क्लियर हुआ? चार्ल्स द्वितीय के बाद इसका बेटा आता है जेम्स द्वितीय। कौन आता है? जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय, ठीक है, जेम्स द्वितीय। जेम्स द्वितीय जो था, इसने अच्छे से गवर्नेंस को नहीं संभाला। ये कहा जाता है कि इसका जो शासन टाइम पीरियड था, ये बैड गवर्नेंस का टाइम पीरियड था। बैड गवर्नेंस। अब जनता फिर से पागल हो रही थी, ठीक है, ये इतना अत्याचार करने लगा लोगों पर कि जेम्स द्वितीय की एक बेटी थी, उसका नाम था मैरी। डॉटर क्या थी? डॉटर की स्पेलिंग क्या होती है? ये होता है, ये होता है। उसकी डॉटर थी मैरी। मैरी भी क्या हो गई? इसके खिलाफ हो गई, अगेंस्ट। ठीक है, मैरी भी राजा के खिलाफ हो गई। अब जब इसकी बेटी इसके खिलाफ हो गई, तो लोगों ने किसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया? मैरी का। चलो अच्छा, राजा कैसा भी हो, लेकिन जो उसकी बेटी है, यानी जो प्रिंसेस है हमारी, वो तो हमारे बारे में सोचती है, समझा? तो मैरी को किसका सपोर्ट मिल गया? पब्लिक का। और पब्लिक सपोर्ट। ये सारी की सारी स्टोरी कहाँ हो रही है? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में। अब मैरी जो थी तो इंग्लैंड में थी, और इसका जो चक्कर चलता था वो नीदरलैंड के प्रिंस के साथ चलता था, ठीक है। हाँ, ये भी राजकुमारी, ये भी नीदरलैंड का जो राजकुमार था, तो मतलब वहां का भी वो नीदरलैंड का वो राजकुमार, उस राजकुमार का नाम था विलियम ऑरेंज। ऑरेंज संतरा, किसके साथ फंसी? संतरे के साथ। मैरी, मैरी यहाँ की राजकुमारी, और विलियम ऑरेंज नीदरलैंड का। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड। हॉलैंड, ठीक है, हॉलैंड। यहीं के लोगों को, यहाँ के लोग, रहने वाले लोगों को डच कहा जाता था, ठीक है। तो हॉलैंड के राजा, हॉलैंड के प्रिंस के साथ किसका संबंध चल रहा था? मैरी का। मैरी ने क्या किया कि ऑरेंज को सारी की सारी सिचुएशन बताई, और ये दोनों शादी कर लिए। और शादी करने के बाद ऑरेंज के साथ कहाँ आई वो? इंग्लैंड में। जब ऑरेंज के साथ मैरी इंग्लैंड में आई, तो सारी जनता ने मैरी और ऑरेंज का भव्य स्वागत किया, पूरा सपोर्ट दिया, ठीक है। ऑरेंज बोला भाई सही है, मतलब मैरी का कोई भाई भाई नहीं था, उसने कहा कि बढ़िया है, यहाँ का पूरा जो कि जो राजतंत्र, मतलब कि जो एरिया है वो किसका हो जाएगा? ऑरेंज का हो जाएगा, है ना, मतलब कि मेरा हो जाएगा। तो ऑरेंज ने देखा कि लोग मैरी की बहुत इज्जत करते हैं, वो गया, और जैसे ही ये बात का पता चला कि मेरी बेटी जो है ऑरेंज के साथ किसी दूसरे देश के राजा के साथ शादी करके यहाँ पर आ गई है, तो यहाँ पर जो जेम्स द्वितीय था, जेम्स द्वितीय भाग गया खिड़की से कूद के। देखा कि बाप रे बाप, जनता पागल हो गई है, मार वार देगी, सारा सपोर्ट मैरी को मिल गया है, और एक काम करो, यहाँ से निकल लो। जैसे ही जेम्स द्वितीय भाग गया, ये लोग गए
राजा यहाँ पे कहाँ पे मतलब कि राजमहल में, वहां पर जाकर के देखे राजा भाग चुका है, तब वहां पर ऑरेंज ने एक डिसीजन लिया कि लाइक जो जनता थी, जनता ने एक बात कहा कि देखिए आप, रानी हमारी किसे पसंद करती है किसे नहीं वो हमारा मैटर नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी रानी है। ठीक है, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? हमारी रानी। इसलिए इंग्लैंड पर अगर कोई राज करेगा वो हमारी रानी होगी। ऑरेंज ने भी इस बात को माना और ऑरेंज ने शपथ लिया कि मैं कभी भी इंग्लैंड की राजनीति में दखल नहीं दूंगा, बस अपनी जो रानी है रानी का सपोर्टर बन के रहूंगा। ठीक है, यहाँ पर जो राज करेगी वो कौन करेगी? महारानी करेगी। महारानी जो रानी थी, रानी ने भी एक प्रस्ताव पारित किया कि ठीक है, इस राज्य को चलाने के लिए यहाँ पर क्या होंगे? इलेक्शन होंगे, यहाँ पर एक मंत्रिमंडल बनाया जाएगा और उस मंत्रिमंडल का में जो आखिरी डिसीजन होगा वो सिर्फ मेरा होगा। यानी कि आज के टाइम पीरियड में अगर कंपेयर करें तो आज के टाइम पीरियड में जैसे भारत में आखिरी डिसीजन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है, प्रेसिडेंट का होता है। वैसे ही इंग्लैंड में जो कि आखिरी डिसीजन किसका होता था? रानी का होता था। और वहां से शुरू होता है इंग्लैंड में रानी का राज। तो रानी मैरी के बाद जैसे विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद एलिजाबेथ, फिर अलग 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 उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर सिर्फ महिलाएं ही क्या बनती गई? शासिका बनती गई। और वहां पर जो मेल थे, मेल को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। और इसीलिए हमारे जो संविधान में प्रेसिडेंट का पोस्ट लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। समझ आ गया? ओके, ठीक है। तो ये सारी की सारी स्टोरी रही इसकी, इंग्लैंड की रिवॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसमें जो है अब इंग्लैंड वालों ने लिखा है अपना इतिहास, तो उसमें खून खराबा नहीं दिखाया है, बट स्टोरी सुन करके तो ऐसा लगता नहीं कि खून खराबा नहीं हुआ होगा, बुराई पिटाई तो हुई ही रहेगी। ठीक है, लेकिन फिर भी कहेगा कि इस क्रांति को ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या ग्लोरियस क्रांति के नाम से जाना जाता है, तो इंग्लैंड की क्रांति को। समझा? इंग्लैंड की क्रांति में दो ग्रुप कौन कौन से? राउंड हेडेड और कवेलरी। राउंड हेडेड किसका ग्रुप था? पब्लिक का। और कवेलरी? रिच पीपल। रिच पीपल को वहां क्या कहते थे? कुलीन। कुलीन। ठीक है, पहली जो महिला शासिका बनी वो कौन बनी? मैरी। मैरी ने किसके साथ विवाह किया? ऑरेंज कहाँ का प्रिंस था? नेदरलैंड का। ठीक है, इतना सारा का सारा कहानी क्लियर एकदम? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंग्लैंड रिवॉल्यूशन खत्म होता है। अब आगे हम लोग अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह के बारे में बाकी इतना रखते हैं, बाकी स्टोरी में